और जैसा कि आप जानते हैं कि हर डिबेट में दो ही पक्ष होते हैं, एक तो पक्ष में और दूसरे विपक्ष में। तो पक्ष में कौन कौन है? सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हर कोई जानते हैं उनको, जोरदार तरीके से स्वागत कीजिएगा। सुधांशु हैं मेरे साथ में, और फैज़ खान साहब हैं, और जो इस मुद्दे के विपक्ष में हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, नवल किशोर जी हैं और तस्लीम रहमानी साहब हैं। सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है। बहुत लंबे वक्त से यूसीसी की बात हो रही है, कॉमन सिविल कोड की। अब 24 के चुनाव से ठीक पहले अचानक इस मुद्दे का इतनी तेजी से आना और प्रधानमंत्री का कहना। देखिए, आपके वाक्य में ही इसका संदर्भ लिखा है, बहुत लंबे समय से हो, फिर अचानक कैसे हो सकता है? जो चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, ये 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेके 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेके हमारे मुख्य मुद्दों में से एक था, और ये उससे पहले से है। संविधान निर्माताओं के मनोभाव यही थे कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देना चाहता हूं, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि मेरे ये समझ से परे है कि क्यों एक समान भारतीय कानून नहीं होना चाहिए। वो उदाहरण दे रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने में 1939 से पहले तक सब जगह कॉमन कानून था। इवन वो इलाके जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा है, उसमें भी कॉमन सिविल कोड था। तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब संविधान के आर्टिकल 44 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें लिखा हुआ है कि शैल इंडिवर, यानी राज्य को यह प्रयास करना है, इसे सुनिश्चित करना है कि ये होगा। और एक नहीं, कम से कम 4 या 5 बार तो सर्वोच्च न्यायालय और कम से कम 10 बार अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय कह चुके हैं। फिर भी किसी को अचानक नजर आता है तो मुझे इसमें बहुत समस्या नजर आती है। कारण एक और बात बता दूं, कॉमन सिविल कोड इस देश में तो एक जगह लागू है, गोवा में, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है। तो कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मुद्दा नहीं है। ये बताइए, क्रिश्चियंस ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है, ना सिखों ने, ना बौद्धों ने, ना यहूदी, ना पारसी, ना जैन। फिर प्रॉब्लम कहां है? सुधांशु जी, प्रॉब्लम जहां है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अचानक शब्द का जो जिक्र आ रहा है वो कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। वो ये कह के आ रहा है कि 9 साल से आपकी सरकार है, तब तो नहीं आए, अचानक अब इस बार जब चुनाव आने वाले हैं। देखिए, ये बचकाने तर्क कांग्रेस को नहीं देने चाहिए। 2014 में हमारी सरकार आई थी, 2019 तक हमारा राज्यसभा में बहुमत था। क्या हम ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करवा सकते थे? 2019 के एंड में हमारे पास बहुमत आया, हमने 35 से 370 दोनों हटाया। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, 2 साल तो कोविड में चले गए, तो 1.5-2 साल आए। और कांग्रेस वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुनिए, ये जानते हैं क्यों नहीं हो पाया? वो मानसिकता आज तक है। मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था टिबोर मेंडे, उसको दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है, लंबा इंटरव्यू दिया है 3 घंटे का, जिसे उसने अपनी किताब नेहरू द कन्वर्सेशन विद नेहरू ऑन इंडिया इन द वर्ल्ड, उसमें कॉमन सिविल कोड के बारे में पूछा। अब नेहरू बड़े गर्व से बता रहे हैं कि मैंने हिंदू समाज के लिए तो परिवर्तन कर दिया है, वहां कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यह गुनाह हो गया है। वहां पर सक्सेशन में हम पर्सनल लॉ भी ला रहे हैं। बट वर्ड जानते हैं नेहरू क्या प्रयोग करते हैं? बट वो पूछता है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? तो कहते हैं वी कैन नॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों के बारे में यह बात कहें। अब वो कहता है, जर्नलिस्ट कहता है, जब टर्की में हो सकता है जो मुस्लिम देश है, वहां कॉमन सिविल कोड हो गया, तो यहां क्यों नहीं? कहते वो मुस्लिम देश है इसलिए कर सकता है। हम तो ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम उनकी धार्मिक भावना में जरा भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से नेहरू जी के भक्तों को कम से कम अपने ही नेहरू जी के वक्तव्य ध्यान में है। वही मानसिकता जो 56 में थी वो 2023 में है कि दे कैन नॉट डेयर। और उस डेयर ने क्या किया है, मैं एक वाक्य और पूरा कर दूं, उस डेयर ने जानते हैं नुकसान मुसलमानों का किया है। कैसे? ये देश जब आजाद हुआ तो आप जितनी माइनॉरिटीज हैं, ना क्रिश्चियन रियासत थी कोई, ना पारसी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासत नहीं थी, ना बौद्ध रियासत थी, और सारी माइनॉरिटीज आज क्या प्रॉस्परस है। मैं आपसे पूछता हूं, भारत की सबसे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी कौन है? पारसी, 0.1%। सबसे प्रॉस्परस, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले कौन है? माइनॉरिटी है, जैन, 1%।
सबसे इंटरप्रेन्योर कौन है? सिख 1.8%। सब कहां से कहां पहुंच गए। और ये अपनी अलग व्यवस्था बनाने के चक्कर में मुस्लिम समाज, जिसकी रियासतों की लाइन थी, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, वो सब आके आज कहते हैं कि जनाब हम तो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन देख लीजिए, हम इतने पीछे रह गए। अब अंत यहां पे एक लाइन और कह दूं, ये जानते हैं क्यों हुआ है? आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उल्लेख किया था कि राजीव गांधी जी जब शाबानो केस लाए तो उन्होंने इस विषय को जब उठाया तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा था कि तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तो आरिफ साहब ने कहा यह मुसलमानों के को उस समस्या से निकालने की बात है। तो कोट अनकोट ये आरिफ साहब का रेफरेंस है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सारी समस्या की जड़ ये है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, दिक्कत क्या है, क्यों परेशानी है? तो वो बता रहे हैं कि नेहरू जी यही चाहते थे। देखिए राहुल जी, पहली बात तो ये है कि आपने ऐसा विभाजन कर दिया कि हम तो यूसीसी के विरोध में, ये पक्ष में, मैं तो नहीं हूँ विरोध में। पहली बात आपकी गलत हुई। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, कह रहे थे साहब पंडित नेहरू भी लाना चाहते थे लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वो मुसलमानों से डरते थे। दूसरा इन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार को ये हक होना चाहिए कि वहाँ दिल्ली को अपनी तरीके से चलाए। आपने 5 जजों की बेंच का फैसला चुटकियों में ऑर्डिनेंस के द्वारा बदल दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट का बड़ा भारी सम्मान करते हैं, ये तो हमने देखा। रही बात ये कि आप कॉमन सिविल कोड इसलिए लाना चाहते हैं कि क्योंकि नेहरू जी चाहते थे, पंडित नेहरू की इच्छा थी। तो फिर पंडित नेहरू को कोसते क्यों हो भाई हर रोजाना? नेहरू की इच्छा थी, स्पष्ट कर दूं, नेहरू डरते थे। कहा नेहरू लाना चाहते थे लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे, डरते थे इसलिए हम हिम्मत नहीं कर। ठीक है, पंडित नेहरू डरते थे, इन्हीं का इच्छा। ओके पंडित, मैंने स्पष्ट किया कि अंबेडकर की इच्छा थी। सुधांशु जी, आपने ये कहा कि आप पंडित नेहरू डरते थे, हिम्मत नहीं, मतलब उनका उसका भाव यही है कि वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और आप नहीं डरते हैं, आप हिम्मत कर पा रहे हैं। तो भाई वाकई आप दिलेर तो हैं। आप बिना पूछे नोटबंदी करते हैं, हमसे थोड़ी पूछते हैं। और जहाँ तक ऐसे कई कानून हैं, आपने किसान कानून लाए, किसी से पूछा थोड़ा ही, और फिर जब वापस किया तो भी किसी से नहीं पूछा। अब आपसे सवाल ये होता है कि किसान कानून लाने से क्या फ़ायदा था? 1 साल लगातार जब किसानों का आंदोलन चला, राहुल जी, सुधांशु जी इस बात पर गंभीरता से चिंतन करें कि इनकी पार्टी का हर नेता, इनकी पार्टी का हर सांसद, इनकी पार्टी के विधायक, इनकी पार्टी के मिनिस्टर, इनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी रोज़ टेलीविज़न पे कहते थे ये किसानों का आंदोलन नहीं है, आतंकवादियों का है, खालिस्तानियों का है, फलानों का है, दिमागों का है, और ये किसानों के हित में है ये बिल। और जब आपने हटाया तो किसी से नहीं पूछा, एकदम हटा दिया। तो भाई ये बताइए, वो बिल किसानों के हित में था या किसानों के विरोध में था? अगर वो किसानों के विरोध में था तो लाए क्यों, और अगर किसानों के हित में था तो फिर हटाया क्यों? आचार्य प्रमोद, लेकिन आप बस ये समझा दीजिए मुझे कि आप इसके आ रहा हूं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश की भलाई के लिए, साफ नियत से आप लाइए, पार्लियामेंट में बिल लाइए या ऑर्डिनेंस जारी करिएगा। यहाँ बहस क्यों कर रहे हैं? अगर देश के हित में कोई कानून आप लाएंगे तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन उसका मसौदा तो तैयार करके हमें बताइए क्या लाना चाहते हैं। कॉमन सिविल कोड का कांग्रेस समर्थन करेगी? नहीं, कांग्रेस समर्थन करेगी ये तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बताएंगे। कांग्रेस पार्टी की जो बैठक होगी उसमें मैं तो कह रहा हूं अगर देश के हित में कोई फैसला आप करते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे। मैं थोड़ा अपने शब्दों को बदल लेता हूं, क्या कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। धर्म संकट में डाल रहे हैं आप धर्माचार्य को। मैंने थोड़ा बदल लिया अपने शब्दों को, अब बताइए क्या कांग्रेस को करना चाहिए समर्थन? नहीं, ये सवाल सुधांशु जी करते ताकि मेरा वध सुनिश्चित हो जाए तब तो ठीक था, लेकिन ये सवाल आप कर रहे हो मुझसे। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि एक निशान, एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें कई पेच हैं। वो पेच क्या हैं कि फिर आप रिजर्वेशन में क्या करेंगे, आरक्षण का क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम, आपका जो मूल भाव है वो ये है कि देश के अंदर सबके लिए एक कानून हो, सब एक बराबर हो, बिल्कुल स्वागत है। मैं गारंटी से डंके की चोट पर कह रहा हूं, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। लेकिन आप ये बताइए, ये जो जातियों के नाम पे आरक्षण हो रहा है ये भी तो भेदभाव पैदा कर रहा है। दूसरा, पूर्वोत्तर का क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मसौदा लाइए,
आप बिल लाइए। सुधांशु जी का प्रॉब्लम क्या है कि ये बारात बाद में चढ़ाते हैं, ढोल पहले बजाना शुरू कर देते हैं, धड़ 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 धड़। इनका क्या है कि 2024 का चुनाव इसलिए जीतने की तरफ ये जा रहे हैं, ये सोचते हैं कि हम अगर कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे तो सारा विपक्ष कहेगा साहब कॉमन सिविल कोड तो साहब बड़ा गलत है और ये तो साहब मुसलमानों लेकिन इनके लिए चुनौती है, हकों को खत्म कर देगा। और ये कहेंगे साहब देखो ये सारा विपक्ष मुसलमानों की पार्टी हो गया है, हिंदू सब हमें वोट दो। तो ये हिंदू और मुस्लिम में जो विभाजन है, मैं कहना चाहता हूं, बस 10 सेकंड और दे दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं आप इस देश की भलाई के लिए जो कानून लाएंगे हम उसका समर्थन करेंगे। सुधांशु जी, एक बड़ा आपके लिए चुनौती जो रहेगी वो आरक्षण का मुद्दा रहेगा। नियत से लाइए, नियत साफ करिए। जो आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ी चुनौती है, आरक्षण का क्या करेंगे? इनसे पूछिए अभी जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि नहीं, बाकी बात तो बाद में करेंगे। पूछिएगा अभी, देखिएगा सब दाएं बाएं कर जाएंगे। जैसे कारण क्या है, जैसे इन्होंने कहा ढोल पहले बीजते हैं, इनका बाजा और गजब है। आप बाजा बजाएंगे आवाज ही नहीं आएगी। सुनिए, कम से कम आप अरे मैं वही बता रहा हूं, अभी हम बताएंगे आपको। बिहार में क्यों वहां बोले और देश में क्यों ना बोले वो बता दीजिए। नहीं नहीं, हम बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए इनका बाजा और भी गजब है। ये बाजा बजेगा, आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। तो आप पूछेंगे ये बाजा कैसा है, तो ये कहेंगे ये शामिल बाजा है। शामिल बाजा क्या होता है, जब और बाजे बज रहे होंगे तब इसकी आवाज सुनाई पड़ेगी, वरना इस बाजे की कोई आवाज नहीं है। इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बहस से भी बाहर भागती है। वो तो चलिए आचार्य जी आ गए हैं, अन्यथा समस्या जानते क्या है, जब किसान कानून आए तो इन्होंने कहा चर्चा क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं सबसे विषय मांगे गए। अरे भाई, जो लॉ कमीशन है वो एक वैधानिक संस्था है, उससे सुझाव ही तो मांगे हैं कि भाई सिर्फ सांसदों का ही नहीं, जनता का भी कोई सुझाव हो तो वो दे दें। अब उस सुझाव पे चर्चा हो रही है, साहब चर्चा क्यों होनी चाहिए। और जो ये कहे कि मसौदा आने के बाद, अरे उससे पहले सैद्धांतिक तय होना चाहिए। ये उस प्रकार का तर्क है या कुतर्क है कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तब ये थोड़ी कहा जा रहा था संविधान पहले बनाओ, ये बताओ कौन कौन सा क्लास होगा, पूरा मसौदा होना चाहिए, तब हम तय करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में आना है कि नहीं। सिद्धांत रूप में था कि पहले अंग्रेजों को बाहर भगाना है, वैसे ही पहले बताइए कि समानता लाना है कि नहीं। इस देश विचित्र में, ये लोकतंत्र के लिए आपने आवाज ये दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक पहेली है देश, जहां समानता जिसमें हो उसमें सांप्रदायिकता नजर आती है, और जिसमें विशेषाधिकार हो सिर्फ उसी में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। और मैंने पुनः कहा, हम कब डिवीजन कर रहे हैं, बताइए ना, कौन सी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम है। किसी सिख का नाम लीजिए, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, क्यों सिर्फ एक ही को प्रॉब्लम क्यों है, और उसी को जो ये कहता हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम है। मैं आता हूं आपके पास, तस्लीम रहमानी साहब। टर्की में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में सब जगह एक कानून है, भारत में क्या दिक्कत है? नहीं तस्लीम साहब, एक मिनट रुका। आपने अभी कहा कि जो ये कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, भाई हमने कहा किसी ने, बताओ। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने मैं कहा। ओवैसी हूँ? हाँ। असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना। नहीं, आपने ये कहा, उनके साथ मिलकर सरकार चलाई है सर। और आपने तो महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया। महबूबा मुफ्ती को आपने बनाया पहले, भाई भूल गए। अच्छा, जो आपके साथ 10 साल सरकार चलाई, आपने बनाया, ये बात तो गलत कर रहे हैं। हमने तो बना के निपटा भी दिया। सुधांशु जी, बना दिया, तो ऐसे नहीं थे, बना के निपटा दिया। ऐसे ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है आप। खैर चलिए चलिए तस्लीम साहब। तस्लीम रहमानी आप साहब बना के निपटाते रहिए, ये आपका कैरेक्टर्स बहुत। अच्छा, वैसे एक मुझे वाक्य ध्यान आ गया, संशोधन कर दूं। इन्होंने कहा कि 800 साल हुकूमत की नहीं कहा, अरे आपने तो और ज्यादा कहा। आपके जमाने की किताबों में तो लिखा गया 800 साल शानदार हुकूमत की मुगलों ने, और उन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ। आप तो वैसी से भी बढ़ के निकले भैया। जहां तक यूसीसी का ताल्लुक है, यूसीसी जब कांग्रेस की हुकूमत यहाँ बनी और जिन लोगों ने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, उन लोगों की जो समझ थी उसके मुताबिक ये वही लोग थे जिन्होंने यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बनाया, और वो सब नेहरू भी थे। भले ही नेहरू ने मुखालफत की हो, लेकिन डिबेट हो रही थी ना, बहस हुई है तब लोगों में। बहस के बाद ये माना गया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बन गया, और बन गया तो आप जो कह रहे हैं कि पहले सिद्धांत तय होगा, तो सिद्धांत तो तय हो गया। सिद्धांत तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जब हमने अडॉप्ट किया 1950 में, तब यह तय हो गया कि यूसीसी इस देश में लाया जाना चाहिए। तो लाना चाहिए ना, तौर पर तय हो चुका है, तो लाना चाहिए। दिक्कत क्या है की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पक्ष में हैं रहमानी साहब, लाना चाहिए। मैं बिल्कुल, इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता है
वो इस बात की मुखालफत कर ही नहीं सकता कि तो मुस्लिम UCC लाना पर्सनल लॉ चाहिए, बोर्ड को क्या लेकिन दिक्कत है? कैसे लाना चाहिए ये भी लिखा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत हो गई है? फिर क्यों पर्सनल कहा जा रहा है कि विरोध किया जाएगा? देखिए, आप क्यों कहा जा रहा है कि बोलने अल्पसंख्यकों के दें, अधिकारों पर हमला देखिए, है? जो वक्ता होता है ना उसकी भी एक लाइट टाइमलाइन होती है, एक रिद्म होता है बोलने का। आपके सवाल जब बीच में आते हैं तो वो रिद्म टूटता है, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। आप बोलिए। इसलिए आप अपने सवाल को, मैंने भी जहन में रखा ना, 2 लोग। राहुल जी ऐसे एंकर नहीं है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि यूसी सैद्धांतिक तौर पर है, लेकिन जब आप इसको कम्युनलाइज करते हैं, विडंबना है देश की कि जो देश के सबसे अहम मुद्दे हैं हमेशा उनका आगाज ही कम्युनल आउटबर्स्ट के साथ होता है। जब भी शुरू करते हैं कम्युनलिज्म के साथ उसको शुरू करते हैं। यूसीसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर तय हो चुका है। ड्राफ्ट का मुतालबा आज से नहीं 70 साल से किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी ने आज तक कोई ड्राफ्ट नहीं दिया है। तो अब सैद्धांतिक रूप से बहस तो ड्राफ्ट पे होगी, उस सिद्धांत पे नहीं हो सकती कि यूसीसी हो या ना हो। वो किस्सा खत्म हो चुका। अब आप आइए सामने कि ये है यूसीसी का ये एक ड्राफ्ट। और जो पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, कल रात को भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में कहा कि हम भी एक ड्राफ्ट तैयार करके सजेस्ट करेंगे लॉ कमीशन को। ये राइट है, हर किसी का राइट है कि हम भी सजेस्ट करेंगे, मांगा भी है लॉ कमीशन ने कि ये एक सजेशन हमारा भी है, इसे भी कंसीडर कीजिए। उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी में नहीं हो सकता, ये चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, ये देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे को मैनिफेस्टो में लाके जब सैद्धांतिक तौर पर हम कबूल कर चुके हैं तो मैनिफेस्टो में क्या ला रहा है? यूसीसी तो आना ही चाहिए, लेकिन कैसा हो, किस तरीके से आए। मैं समझता हूं यूसीसी अनरिस्ट्रिक्टेड कॉमन कंसेंसस के जरिए आना चाहिए, और यही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। आप उसको मुसलमानों का मुद्दा बना के चुनावी राजनीति साध रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने देखा, मैं तो बात नहीं कर रहा, सुधांशु जी ने अब तक जितनी बात की उसको मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में वो सारी बात करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जब कल बात की तो मुसलमानों का संदर्भ लेके यूसीसी की बात की। अगर ये बात करेंगे तो ये गलत होगा, ये कम्युनलाइजेशन होगा, ये देश हित नहीं। रहमानी साहब, दिक्कत ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम तो पॉपुलेशन के बारे में सुधांशु जी लेकर नहीं आए। दिक्कत ये हुई है कि जब से मामला उठा है तब से कई मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुल करके सामने आ गए और कह रहे हैं उनके अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। शुभराज, जिस तरीके की बात रहमानी साहब कर रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसी जो अगला शीतकालीन सत्र आएगा उसमें बहुत आराम से पास हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जी बिल्कुल, हो भी जाना चाहिए। और आप यही स्वर देखिएगा जिस समय ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस होगा, यही स्वर बदल जाएंगे। मैं आपको आज लिख करके दे रही हूँ, स्टूडियो में जो अच्छी बातें आज की जा रही हैं वो सारे सुर बदले हुए आपको मिलेंगे। मैं कारण बताती हूँ। इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये कम्युनल भाषा नहीं है तो कौन सी भाषा है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है तो ये कम्युनल एंगल से कॉन्वर्सेशन किया जा रहा है। ये कौन बात कर रहे हैं? क्या आपने किसी ट्राइबल व्यक्ति को देखा कि आकर के इस तरह की तरीके की बात की? संविधान सभा में जब बहस हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, सबसे पुरजोर आवाज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आई थी तो वो आदिवासी समूह से आई थी। जितने हमारे जो मुस्लिम उस समय जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें चाहे वो नजीरुद्दीन अहमद साहब हो, चाहे वो हुसैन इमाम साहब हो, चाहे वो इस्माइल साहब हो, सबने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए थोड़ा बहुत संशोधन करने की बात की थी। तो मैं तो कह रही हूं कि हिंदू समाज से विरोध आया, लेकिन आज मैं किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति को आगे खड़े होकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध करते हुए नहीं देखती। ये संवेद स्वर अगर आता है मुस्लिम कम्युनिटी से तो ये जिम्मेवारी तस्लीम रहमानी जैसे लोगों की होनी चाहिए कि वो आगे आकर कहें कि बतौर मुसलमान मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में हूं और मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं जाकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कन्विंस करूंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात कहूंगी जिनसे इनकी भावनाएं आहत होंगी तो ये सीधे संघ पे चले जाएंगे, है ना? तो मैं भी, तो आप कुछ बोलेंगे तो मैं भी आपकी कम्युनिटी पे बोलूंगी। दिक्कत क्या है इसमें? कम्युनल डिबेट इस देश में नहीं होगी अगर लोग तर्कों की बात करेंगे और एक एक पॉइंट पे आप बात कीजिए ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत अंबेडकर को तो नहीं थी। उन्होंने जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला तो ये कहते हुए डाला कि अभी इस समय जो माहौल बन रहा है संविधान सभा के अंदर, उसको देखते हुए फ्यूचरिस्टिक एजेंडे में इसको डालते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डालते हैं। क्या देश आजाद देश के इतने सालों के बाद, दशकों के बाद भी
हम अंबेडकर की बात को क्या दरकिनार करें? ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो जय भीम और जय मीम के नारे लगा। चलिए मैं ये बात नवल किशोर जी से पूछ लेता हूँ। आप भी अब दो लोग तो आपके साथ खड़े कह रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मैं यूसीसी आपके पास साथ- हो जाना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और बोलने में कोई गुरेज नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ, और वो किसी के बात से मिले या ना मिले उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो संवैधानिक हो और वो आज के राजनीति के हिसाब से हो। मैं जिस बात पे आप चर्चा करा रहे हैं उसमें पहली सच्चाई क्या है कि एक 21वीं विधि आयोग ने उस पर रिपोर्ट दिया जिसमें कहा नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 185 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें कारण लिखे हुए हैं और उसमें बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि हर धर्म में महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उसने सुझाव भी दिए हैं कई सारे। अगर यूसीसी के प्रति इतना ही ईमानदार हैं और वो लाना चाहते हैं और देश हित में लाना चाहते हैं, ये जानते हुए कि यह देश मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजन है, मल्टी लैंग्वेज है और इस तरह का देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि कहाँ पे जहाँ पे यूसीसी लागू हुए हैं वो एक धर्मीय राज्य है, बहुधर्म की स्थिति नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं वह एक संवैधानिक है और किसी को उससे परहेज नहीं है, लेकिन यह आकलन का वर्ष है। 9 साल शासन करने के बाद जिन जन सरोकार के मुद्दे पे जिसके आधार पे लोगों को आपने लामबंद किया, 2 करोड़ नौकरी हो, 15 लाख रुपए हो, जिसके बदले में 80 करोड़ को आपने 5 किलो अनाज दिया, उस सवाल से बचना चाहते हैं, उस सवाल से बचना चाहते हैं जो आपने 2014 और 19 के कंप्लीट करने दिया। नवल जी, लेकिन आप ना मुद्दे से दूसरी तरफ चले गए, आप भी सब मेरे सवाल से बच रहे हैं। बताइए सवाल। मैंने बड़ा सीधा पूछा आपसे कि यूसीसी के आप समर्थन में है या नहीं है? यूसीसी, आप बताइए कि यूसीसी संवैधानिक है कि नहीं? संविधान के विरोध में क्या है, लेकिन उसकी भावना क्या है? भावना है संविधान में आपको लग रहा है, भावना है उसकी जो आपको नहीं समझ में आती है। अच्छा। भावना ये है कि वो केवल उसके लिए पहले प्रयास किए जाएंगे, वैसी स्थिति बनेगी, और उस पर विधि आयोग का रिपोर्ट है जो कह रहा है कि नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। अच्छा, मतलब संविधान से ऊपर है आयोग? कोई आयोग संविधान से ऊपर है? जब संविधान कह रहा है शैल इंडेवर और वो कह रहा है नाइदर नेसेसरी नॉट रिक्वायर्ड। आप तो वैसे अब तो नया विधि आयोग आ गया के लोग हैं, अब तो नया विधि आयोग आ गया, पुरानी बात खत्म। आप कहते हैं कि सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध, व्यक्ति का विरोध मतलब देश का विरोध। बात कहना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं। नवल जी बहुत सीधा सवाल है, पहले आते पार्लियामेंट बहस कर, क्या ये असंवैधानिक है यूसीसी आपके हिसाब से? ये कौन कह रहा है? ये सवाल ही आपका गलत है। मैं संविधान के अंतर्गत आप ही ने बोला अभी, संविधान के अंतर्गत है। आप ही ने बोला अभी। नहीं, मैं आरजेडी से एक सवाल मैंने पूछना बोला चाहती कि हूं। जो परिस्थिति है, एक आयोग जो अध्ययन किया है, 185 का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद आपने अगर उस रिपोर्ट को चर्चा करवाया पिछले 5 साल में, अगर आप सिंसियर होते तो आप करवाते ना। मैं आरजेडी से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। जी, ये बोल रहे हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ ली, एक रिपोर्ट के आधार पर यह कह दिया, तो ये तो 5-6 तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुके हैं। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन विलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां से भी तर्क उठाइए। और मैं आरजेडी से सवाल पूछना चाहती हूँ, उनका कहना है कि माहौल नहीं बना देश में इतने सालों में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन हो सके। आपके नेता जो कि सबसे ज्यादा यादवों और मुसलमानों की यूनिटी की बात करते थे, लालू प्रसाद, सुनिए सवाल तो सुनिए, बिना सवाल सुने क्यों डर रहे हैं? बोलिए। नहीं आपसे नहीं, जंगल राज उन्होंने बिहार में जब आप पूछिए। सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है मैं सवाल पूछूंगी उससे इनके वोट बैंक पे खतरा है। सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैं एक ही पूछूंगी, उसी का जवाब दीजिए। आपके नेता जब शहाबुद्दीन को चारा खिला करके मोटा तगड़ा कर रहे थे, उस दौरान आपने बिहार में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनने दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? हमारा बिहार प्रोविंस से जो नेता पहुंचे संविधान सभा में, उन्होंने समर्थन किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उनसे ही बड़े नेता हो गए थे क्या लालू प्रसाद यादव? और आज उनके पुत्र राज कर रहे हैं बिहार पर। आप लोगों ने कौन सा माहौल बना दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? आपका मॉरल राइट नहीं है पूछने का, नैतिक अधिकार ही नहीं है आपको बात करने का। आप यही सवाल है, पूछिए। सुब्रता जी, देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप आरजेडी से परेशान हैं, लालू यादव से परेशान हैं, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सवाल क्या है? आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। नवल जी, नवल किशोर जी, राजनीति करने वाले लोग के पास कोई सवाल नहीं हो सकता है। नवल किशोर जी, राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप, आपके और आपके संगठन में कोई दम मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप है, बिहार की राजनीति। सुन लीजिए पहले, राजनीति क्या था, लालू यादव की राजनीति क्या थी, आप समझ लीजिए पहले। मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन संविधान में था कि नहीं? मंडल आयोग का रिपोर्ट जो आया था संविधान संगत था
कि नहीं? और मैं तो कह मंडल रही हूं कमीशन का कि जब सरकार आप बन मुझे रहा था, स्टूडियो के अंदर बीपी सिंह खड़े समय होकर सरकार में वाचिक थे रूप कि से नहीं? धमकी दे मंडल रहे हैं कमीशन लागू किशोर। हुआ, बीजेपी आप बाहर मुझे जब आई, स्टूडियो के अंदर समर्थन खड़े वापस होकर लिया। धमकी दे रहे हैं। जब आप संविधान ऐसे मत संगत कीजिए। बातें हो रही थी इस देश इसको में, हमारी भाषा में आप रोड थेथराई पे कहते हैं। सड़क पे आग लगा रहे थे। कुछ जमात के लोग हैं आप क्या लोग। बात कर रहे हैं? मंडल कमीशन किस जब समाज लागू से मैं हुआ, आती हूँ? वो संवैधानिक मैं था किस कि नहीं? समाज से आती बताइए हूँ? सुधांशु जी, एक संवैधानिक वोटर था कि किस नहीं? समाज से आता है? तब आग क्यों एक लगा रहे वोटर थे? किस समाज से नवल जी, आता है? को उसकी हक दी जा रही थी, वो भी एक संविधान वोटर सभा में किस चल रहा समाज था। नवल जी, किस समाज से शायद हैं? उनको याद ही आप नहीं किस है। समाज से इस हैं? तरह की बात बोलिए। मत कीजिए। अच्छा, युवा हैं आप, किस समाज से हैं आप? कौन सा? एक नेता एक नॉर्मल वोटर को कह रहे हैं आप जिस समाज से आते, आपका खून और नहीं खोल समाज- रहा। मैं संगठन की कैसा बात करूं, खून है समाज आप पे लोगों का, चले। युवाओं का? ये भाई, आपका खून नवल नहीं जी, खोल रहा। मेरा सीधा- एक सवाल अगर नेता से पूछ दो तो वो पर्सनल हो जाता है। प्रचार करने का तो ट्रेनिंग ही आप लोगों की। धिक्कार है युवाओं पर। नवल जी, धिक्कार है आज के युवाओं मेरा पर। सवाल बड़ा एक- सीधा था एक कि आप नेता से यूसीसी सवाल के पूछा पक्ष- जाता है देखिए, और सवाल वो का उल्टा जवाब नहीं वोटर को दीजिएगा, बोलता है और आप लोग बैठे तो हैं आप किसी तरह की बात में लोगों चुपचाप, को किसी को कोई भड़काएंगे। प्रतिकार क्या- नहीं ये है। भी कहते रहे हैं कि भूड़ा बाल साहब को लालू यादव ने कहा है, आपको चुनौती देता हूं, आप एक डॉक्यूमेंट दिखाइए, एक आप व्यक्ति कहाँ- लाइए, नवल जी, कहाँ चले गए आप? ये प्रचार करते करते तो आपका अरे इतना छोड़ हो नवल दीजिए, जी- खुद क्या बिहार किया से छोड़ आपने? करके मुझे दिल्ली आना पड़ा। आपने क्या क्या बात कर लालू रहे हैं? यादव को बिहार और आपने देश के मेरे राजनीति से ऊपर मिटा लालू दिया? यादव पे डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। वही चर्चा है ना। अरे लालू यादव पे डिबेट नहीं। हर छोड़ कर इन्होंने मैं सवाल ही दावा पूछा करती हूँ। आरजेडी और लालू यादव आप- पे, तो जवाब किस बात आपकी का? पार्टी पे डिबेट नहीं। पब्लिक डोमेन में नेता युवराज शाह, एक मिनट पब्लिक डोमेन में एक मिनट दे दीजिए के लिए होंगे, पब्लिक ये डोमेन में तो बहुत लालू यादव पे डिबेट नहीं। दंगाई सवाल लोग का पूछूंगी। दंगाई आपसे राजनीति सवाल भी पब्लिक पूछूंगी डोमेन और में है। राजनीतिक कौन नहीं सवाल जानता है? पूछूंगी। हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। होगा। हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपको क्यों नहीं पूछ मुझे रहे? आपको आप पूछ रहे हैं वोट देना है। मंडल कमीशन के खिलाफ में मंडल कमीशन जो की मंडल बात मत विरोधी कीजिए, लोग बात आग लगा रहे थे, सिविल कोड उसकी पर है। घोषणा नहीं, नहीं, ये तो ये संविधान विरोधी थे कि नहीं? शुभराज जो शाह, आज जाति नवल जी, आप दोनों देखिए, अगर ऐसे बात करेंगे तो मुश्किल होगा। ना ना ना, देखिए देखिए, रुकिए रहमानी साहब, रहमानी साहब, मेरा सवाल, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए दोनों जने। रहमानी साहब, अब मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट्स पे आ रहा हूँ आपके पास। दिक्कत और परेशानी जो शुरू हो रही है, वो जो इश्यूज बताए जा रहे हैं, उसमें पहला इशू है बहु विवाह को लेकर के, जो 4 शादियां की जा सकती हैं। लोग कह रहे हैं ये हमारा अधिकार है, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा, हो गया, मैं आऊंगा। नवल जी देखिए, अब मुझे पूछने दीजिए पहले, मैं फिर उसके बाद। आप इसके पक्ष में या विरोध में? ये खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अभी शुरू में सुधांशु जी ने जो कोट किया था, गोवा को कोट किया कि गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है, वो पुर्तगीज का बनाया हुआ एक कानून है। 1962 में जब गोवा भारत के साथ शरीक हुआ तो हमने उस लॉ को एज इट इज अडॉप्ट किया। वो कानून क्या है? उस कानून में बहुविवाह के बारे में ये लिखा है कि एक हिंदू पुरुष को शादी के बाद अगर 25 साल लड़की की उम्र तक बच्चा पैदा ना हो तो इस बीवी को मेंटेन करते हुए उसे दूसरी शादी करने का राइट है। इसी कानून में यह भी लिखा हुआ है कि 30 साल की उम्र तक अगर इस जोड़े को लड़का पैदा ना हो तो भी उस हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने का राइट है विदाउट डाइवोर्सिंग द फर्स्ट वाइफ। सुधांशु जी से सवाल पूछ लूंगा मैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उसी कानून ने मुसलमानों को कहा कि इनको कोई राइट नहीं है। तो बहुविवाह अगर देश का मुद्दा है, मैं रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगैमी का हामी हूं। रेस्ट्रिक्टेड ऐसा नहीं है कि हर आदमी उठे और ये रेस्पेक्टेड क्या होता है? हामी नहीं उसका। ये रेस्पेक्टेड पॉलीगैमी क्या होता है? समझे कि रिस्ट्रिक्टेड मामला में बहुविवाह के समर्थक हैं, एक से अधिक बीवी समर्थक हैं। कोर्ट के नाम पर क्या ये हिंदुत्व का एजेंडा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप बहुविवाह के समर्थक हैं, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो के अलावा इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो। रहमानी साहब, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बहुविवाह के समर्थक हैं, यानी कि अगर यूसीसी में बहुविवाह हटाया जाता है तो आप रेस्ट्रिक्टेड। क्या मतलब, क्या हुआ उसका? जैसे गोवा में रेस्ट्रिक्टेड है, गोवा में हिंदुओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड है ना भाई। फिर तो पूरा एक देश, वो आप पुर्तगाली कानून की बात कर रहे हैं ना, आप तो नया देश का कानून बनेगा, आप चाहते हैं कि वैसे ही कानून बने? उसको हटाने जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि ड्राफ्ट आए तो उस पर बात करें। आप चाहते हैं कि ऐसा कानून बने? एजम्पशंस में क्या बात करें? सुधांशु जी, क्या 62 का कानून ही लेकर के आप आएंगे जो पुर्तगालियों ने बनाया? देखिए, मजे की बात यह है, गोवा का कोई आपको स्टेटमेंट सुनाई पड़ा किसी को कि साहब मेरा वो तो धार्मिक अधिकार है और यदि ये हटाया गया तो ये होगा वो होगा? ये तो यही खोज के ला रहे हैं भाई, यही प्रॉब्लम है। मुद्दा ये नहीं है कि कानून की इंट्रिकेसीज क्या क्या होंगी और उनमें कैसे समाधान होगा। महत्वपूर्ण ये है कि साहब मेरा स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर भाई क्या अपने रिटर्न पे बोलिए, और गोवा से तो इतना अगर इनको एवर्जन है तो आपको पता है शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जो कास्ट शब्द कहते हैं ना, ये कास्ट शब्द इंग्लिश का नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है।
कास्टा, उससे कास्ट बना है, जिसका जमीन आसमान का अंतर है। उस संदर्भ में जो भारत में प्रयोग होता दूसरा, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले, हमें गुलाम बनाने वाले यूरोपीय पुर्तगीज थे, जो गोवा से लेके पौंडीचेरी और केरल तक गए थे। वहां से आयातित विचारधारा है। यही प्रॉब्लम है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी कोई गोवा का कानून को लेकर कह रहा सब ऐसा, जबकि वहां कोई गोवा वाला नहीं बोल रहा है। तो कोई गोवा की जो पुर्तगीज शब्दावली को लेकर बोल रहा है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी बात इन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि ये देश मल्टीकल्चरल है। हाँ, ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछें कोई जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में, तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं, तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राजमुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी ये उदारता थी। उस उदारता को ये सांप्रदायिकता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। ऐसा अब सवाल यह है कि इन्होंने तो कोट अनकोट करके बहुविवाह के समर्थन में अपनी बात कह दी। कुरान में कहीं लिखा हुआ है, कुरान में कहीं लिखा है ये बहुविवाह वाली जो बात है, और जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक जिम्मेदार राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। महाजनों, ये इनका तहसा पंथा, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके मार्ग पर चलो जिनसे अल्लाह खुश होता है। और आज मुझे बहुत खुशी है सुधांशु भैया, शुभ्रास्ता जी, कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने आज पहली बार मुसलमानों को सही गाइडलाइन दी और यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। आप यहां पर आ जाइए, आप यहां पर आ जाइए, मैं स्वागत करता हूं आपका। रहमानी साहब को आधा कंफ्यूजन है, यानी कि 50% इधर आ चुके हैं, 1.5 को और लाना है। आ जाएंगे, ताली बजा दीजिए इनके लिए, इंशाल्लाह आ जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों को बहुत मिसगाइड किया गया है इस देश पर। कभी उनको सीए एनआरसी पर मिसगाइड करते हैं, कभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर मिसगाइड करते हैं, और अभी यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल मुस्लिमों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन खुशी है कि हम राष्ट्रवादी मुसलमानों की और हम सभी राष्ट्रवादियों की ये पहल रंग ला रही है कि आप सब हमारे साथ आ रहे हैं। अब रही बात तलाक की, बहुविवाह की, तो मैं आपको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि जब तक पहली पत्नी जिंदा थी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा विवाह नहीं किया, और जितने विवाह किए उसमें से एक को भी तलाक नहीं दिया। जितने विवाह किए किसी विधवा से किए, किसी जरूरतमंद स्त्री से किए, उसको सहारा देने के लिए किए, अय्याशी करने के लिए नहीं किए। तो इस्लाम को सही कंटेक्स्ट में समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, यदि हम एक देश में रहते हैं जहां पर शरीयत नहीं है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली सर, भारत शरीयत वाला देश नहीं है, भारत भारतीय संविधान वाला देश है। और भारतीय संविधान यदि यह कहता है, भारतीय कानून यह कहता है कि हत्या के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 14 साल की सजा होनी चाहिए, चोरी के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 6 महीने की सजा होनी चाहिए। यह नहीं कि मुसलमान का हाथ काट दिया जाए और मुसलमान की गर्दन काट दी जाए और हिंदू को 14 साल की सजा दे दी जाए। क्या यह डिफरेंस है हमारे यहां? नहीं है ना। तो फिर सिविल कानूनों में भी यदि हिंदू एक विवाह करता है तो मुसलमान को भी एक विवाह की अनुमति मिल जाए, बिकॉज यहां पर कोई शरीयत नहीं है। यदि हम क्रिमिनल लॉ में समानता की मांग करते हैं, किसी मुसलमान को आप फांसी पर चढ़ा दो, अभी आप विरोध करने लग जाएंगे कि मुसलमान को फांसी पर क्यों चढ़ाया और हिंदू को केवल 14 साल की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी। लेकिन
जब यहां पर डिफरेंस होता है, जब यहां पर अंतर होता है, तो आप उसकी खुशियां मनाते हैं, जी हमें पॉलीगैमी का अधिकार दो, हमें बहुविवाह का अधिकार दो। तो ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी। एक देश है, एक प्रधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करता हूं प्रभु जी, रहमानी साहब, आप सहमत हैं? नवल किशोर जी, मैं यहाँ पिछली बार भी आया था यहाँ पर एक व्यक्ति वहां पर एक संगठन और एक दल भी रख लीजिए, सुनिए, बाकी सबको हटा दीजिए। मैं पिछली बार भी आया था यहाँ पर, एक व्यक्ति वहां से खड़ा होकर दाढ़ी रखकर एक महिला के लिए अपमानजनक शब्द कहते हैं। आज एक व्यक्ति वहां से खड़ा होता है, तुम किस समाज से आती हो शुभ्राता जी को? ये कह रहे तुम किस समाज से आती हो? जातिवादी राजनीति मत कीजिए, रहमानी साहब, सम्मान करना सीखिए। रहमानी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो फैज साहब कह रहे हैं? मेरा ये निवेदन है। और मैं मुस्लिम हूं सर, एक बात और, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब भी ये टोपी लगाने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, दाढ़ी रखने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, नमाज पढ़ने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुझे रोजा रखने का, हज करने का अधिकार रहेगा। मुसलमानों को मिसगाइड करना बंद कीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। एक बार अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर आइए, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाइए, ये हरकत करना बंद कीजिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रहमानी साहब, जो फैज साहब कह रहे हैं, आप सहमत हैं उस बात से? सियासी मंच मैं पर आज जो यहाँ आया हूँ इस डिबेट में, और अगर यूसीसी की डिबेट में मैं कहीं भी गया, मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा है, मैं उसे दोहरा रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ एक भारतीय की हैसियत से, भारतीय की हैसियत से। और ये देश का मुद्दा है, ये भारत का मुद्दा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह इसे ना चुनाव का ही मुद्दा समझता हूँ, ना मैं इसे हिंदुत्व का मुद्दा समझता हूँ, ना मैं इसे मुसलमानों का मुद्दा समझता हूँ, मैं इसे बहस का मुद्दा समझता हूँ। क्योंकि यूसीसी में साफ लिखा है कि इस पर एक कंसेंसस डेवलप करना सरकार की जिम्मेदारी है। यही लिखा है, आर्टिकल 44 को वर्बेटम अगर पढ़ डालिए, उसमें लिखा है कि टू क्रिएट स्टेट हैज टू एंडिवर टू create a conducive atmosphere so that the whole country ultimately accept a uniform civil code। ये है जो रहमानी साहब, मैं आपसे उन्हीं इश्यूज पे, और मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं उस बहस पर हो ही नहीं सकता। बहस के लिए मैं उन्हीं मुद्दों पे तो आपसे बात कर रहा था। पहले मैंने आपसे बहुविवाह पूछ आप लिया, मुझे मुसलमान बना के क्यों? अब मैं दूसरा आपसे नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना एक स्कॉलर के तौर पर। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो मुस्लिम खासतौर से समाज है, वहाँ उत्तराधिकार के लेकर जब बात करते हैं तो बेटियों को दरकिनार कर दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये परंपरा, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए और यूसीसी इसमें मददगार साबित होगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ भारत के जो, अब पता नहीं क्यों आप बार बार जो हैं वो घुमा के मुसलमानों ही पे बात लाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आप नॉर्थ ईस्ट के उन ट्राइबल्स की बात नहीं करना चाहते जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दे दीजिए। कल्चर को, उनके रिचुअल्स को, उनके रिलीजन को, उनकी लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया है अंडर आर्टिकल 371। मिजोरम को अलग दिया है सेक्शन, मणिपुर को अलग दिया है, मेघालय को अलग दिया है। उस पर आऊंगा मैं। रहमानी साहब, उस पर सुधांशु जी से सवाल पूछ लूंगा मैं। महाराष्ट्र को अलग दिया है, सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा। प्रोविजन बना है, पता नहीं है उसको रिपील करेंगे। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा उस पर, उस संदर्भ में बात। पहले आप मुझे दूसरे मेरे मुद्दे का जवाब दीजिए। से बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कल, मुझे अफसोस है कि इस अंदाज से बात की कि जैसे इस देश में सबसे बड़ी रुकावट यूसीसी के लिए अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे नासमझ कम्युनिटी, सुनिए मैं बोला नहीं, पारसी, जैन, भाई मेरा मुस्लिम नेता खड़े हो रहे हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल के नेता खड़े हो रहे हैं, मुस्लिम को मिसगाइड करने। नासमझ है कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, से तो विरोध आ ही नहीं रहा है, मुसलमानों की तरफ से आ रहा है। ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, ये मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं, इसलिए आ रहा है। करना चाहते हैं रहमानी साहब, मिसगाइड मत कीजिए ना। मैं आपको अपनी हार दिखाई दे रही है। रहमानी साहब, ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है, मुसलमानों को बहुत मिसगाइड कर चुके हैं। 9 महीना पहले, केवल 9 महीना रह गए आपके इक़्तिदार में। 9 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में दिखाई देने वाली नहीं है। आज यकीन से कह के जा रहा हूं। रहमानी साहब, मैं तो बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछूं। 9 महीने के लिए आप सिर्फ यूसीसी लाना चाहते हैं। रहमानी साहब, 9 महीने में यूसीसी का पूरी डिबेट हो जाएगी, मैं तो कैसे पॉसिबल है? मेरे सवाल पे नहीं आ रहे आप जी। मैंने आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। मुस्लिम समाज में उत्तराधिकार को लेकर के जो बेटियों के साथ नाइंसाफी है, अगर यूसीसी में वो खत्म होती है तो आप उसका समर्थन करेंगे? नाइंसाफी आप बताइए क्या है?
बताइए बाकी क्या सारे, नाइंसाफी हाँ मैं बता देता हूँ फिर मैं आपका जवाब दूंगा। मैं वेग सवाल का कैसे मैं जवाब इसलिए दूं? नहीं सर तो है ना, एक सेकंड, नहीं मैं नहीं उससे भी बड़ा है। मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे शौक लगा जो आपने मुझे जो आपने बोला ना, मुझे शौक लग गया है सुन के रहमानी साहब कि आपके जैसा स्कॉलर मुझसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या नाइंसाफी है। आप क्लियर, आपको ये लग रहा है कि नाइंसाफी नहीं है? स्पेसिफिक आप किसी की वसीयत में, किसी की भी जागीर में अगर बेटे का हक तो पूरा देंगे और बेटी से कहेंगे कि आधी से भी आधी संपत्ति मिलेगी। आपकी पूरा से क्या मुराद है आपकी? पूरा से मुराद पूरा क्या आपसे क्या मुराद किसी है? व्यक्ति के, मुस्लिम व्यक्तियों में किसी की संपत्ति को उसकी बेटी को दिया जा सकता है उसके जाने के बाद? बराबरी का अधिकार है उसको? बिल्कुल है। कहाँ है ये? आपने नहीं कौन है। ये आपने कब से, ये कब से शुरू हुआ रहमानी साहब, ये बताइए मुझे कब से है? देखिए आप, मैं जिस सब पर जरा अवॉइड बताइए कर रहा हूं, इनको कि बार-बार ये उसी को लेकर नहीं, अब आपने देखिए, मैं आपको समझ गया हूं आप क्या कहना चाहते हैं। रहमानी साहब मैं विमर्श कर रहा हूं आपके साथ में और तर्कों पे, तथ्यों पे बात करने वाला व्यक्ति हूं मैं आपसे। बिल्कुल करिए, मैं तैयार हूं। आप जिस बात को मुझसे करूंगा। नहीं, आप जिस बात पर मुझसे कह रहे थे मैंने आपको बता दिया। क्या ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज में कि बेटियों को वो अधिकार नहीं है जो बेटों को है? बेटों के होने की चाहत में ही एक एक, दो दो, तीन तीन शादियां कर ली जाती हैं। ऐसा गलत है, ये मिसकंसेप्शन है। देखिए पोलीगैमी के सिलसिले में जो एक आयत है, एक ही आयत है कुरान में, सिर्फ एक आयत है सूरह बकर में पोलीगैमी के सिलसिले में। मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, इसका यूसीसी से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। आयत ये है कि अगर तुम जरूरत महसूस करते हो तो 2, 3 या 4 शादियां कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए, पूरी आयत है जो कंप्लीट आयत है, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम एक ही शादी पे इक्तफा करो, क्योंकि तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते। अगर इंसाफ कायम कर सकते हो तो ये करो, वरना एक ही पे करो, और अल्लाह का दिलों का हाल अल्लाह जानता है, वहां सजा मिलेगी। इसका मतलब पॉलीगैमी कंडीशनल है इस्लाम में भी, ये अकेली आयत है, दूसरा कोई नहीं है। उसको मजहबी भी साबित कर दिया। तो ये होता है लफाजी नहीं, घुमा के आखिर में पहले आप जो सवाल पूछ रहे मैं उसका जवाब मेरे सवाल पे तो आप आए नहीं, मैं तो जानकार नहीं हूं। मेरे सवाल पे आप आए नहीं। फैज साहब अब आप क्लियर करिए, क्या मुस्लिम समाज में बेटियों को वो अधिकार है? मैं आपको बताता हूं, रहमानी साहब ध्यान से सुनिएगा और सभी बच्चे ध्यान से सुने। इस्लाम में है कि निकाह से पहले लड़के की बजाय लड़की से पूछा जाए बेटा आप रेडी हो कि नहीं हो, यह अधिकार दिया गया है। इस्लाम में संपत्ति का बराबर अधिकार दिया गया है, यानी कि जितनी भाई को मिलेगी उतनी बहन को भी संपत्ति मिलेगी और पति की संपत्ति में भी उसका हिस्सा रहेगा। यह एक आदर्श बात है जो कि इस्लाम में है, जैसे कि एक आइडियल बात है कि जिसे हत्या का जो दोषी है उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, लेकिन ये आइडियल बातें लागू नहीं होती है। आज भी इस्लाम में मुसलमानों के बीच में बहन अपने भाई को संपत्ति का हिस्सा दे देती है, भाई लिखवा लेता है अपने नाम पर। लड़की से निकाह के समय पूछा जाता है, पहले नहीं पूछा जाता है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा कि बेटी को पति की संपत्ति में भी हिस्सा मिले और पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिले, ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसलिए इसे आने दीजिए, मैंडेटरी हो जाएगा। जो लड़कियों की दशा खराब है, मुस्लिम लड़कियों की दशा खराब है, और स्थिति यहां तक आ गई कि एक स्त्री को आप उसका अधिकार नहीं देते हैं, संसद में जाकर कानून बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब को इस्तीफा देना पड़ता है कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां एक मुस्लिम स्त्री की दशा यह है कि उसे खाने के लिए भी नहीं दिया जाए। चलिए अब मैं रहमानी साहब ने जो कह दिया ना, मैं अब थोड़ा सा आप ही के सवाल की तरफ जा रहा हूं, मैं सुधांशु जी के पास में। आदिवासी समाज में भी इसको लेकर के नाराजगी है, सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो 2016 में, आर्टिकल 371 भी है, उस सब में क्या करेंगे आप? देखिए बड़ी मजेदार बात है, क्या आदिवासी समाज से किसी ने आके कुछ कहा है? मगर आदिवासी समाज की बात कौन करता है? वो जो ये कहते हैं कि हम तो साहब बादशाह थे, हम तो जिल्ले इलाही थे, हम तो आलमगीर थे, हम तो सुल्तान आलम थे, हम तो हुजूर नवाब थे, हम तो हुक्मरान वक्त थे। आज कहते हैं ट्राइबल के साथ जरा मेरा वो कंपैरिजन करने की कोशिश करिए, इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना। अरे भाई आप किस चीज से क्या तुलना कर रहे हैं? जवाब देना चाहूंगा मैं, आप इजाजत देंगे तो। हो सकती है जो इस देश के ऊपर सैकड़ों साल हुकूमत करने के बाद आज कह रहे हैं, और क्या किसी ट्राइबल समाज के व्यक्ति ने आके कहा है? हाँ, जब विषय होगा तो सारी बातों को समान रूप से यह देखा जाएगा, परंतु सिद्धांत रूप में जो विरोध है
वो सिर्फ एक ही समाज से आ रहा है, जैसा कि इन्होंने बहुत सही कहा, और कुछ नहीं है, केवल उस समाज को, फिर मैं वही वाक्य रिपीट कर रहा हूं जो राजीव गांधी जी के जमाने में कहा गया कि उसको उसी में बंद रखो ताकि उसके आधार के ऊपर एक थोक वोट बैंक बना रहता है और चंद लोगों के माध्यम से उसकी जो जिसे कहते हैं कि व्यापार तिजारत होती रहे, बस इसके लिए सारा का सारा झगड़ा है। और जैसे आजकल आपने सुना होगा ना, एक ओपन ट्रेड में आता ना मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, कि हर चाहता है कि मेरी मोनोपोलीज बिजनेस पे बनी रहे। तो ये जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं और कुछ नहीं, वो वोट बैंक जो दिख रहा है उस पर मोनोपोली किसकी बनी रहे उसके लिए सारा का सारा झगड़ा है। और आप वो मोनोपोली तोड़ के वो वोट लेना चाहते हैं, सुधांशु जी, आपका झगड़ा। एक लाइन में और स्पष्ट करूं, देखिए ये जो एक दुष्प्रचार किया जाता है कि साहब ये हिंदू कोड बिल है जो लागू किया जा रहा है, बहुत स्पष्ट कर दूं, वो हिंदू कोड बिल का हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं था। जो मैंने पहले ही आपको उदाहरण में बता दिया, वो हिंदू कोड बिल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि नेहरू जी हिम्मत नहीं कर पाए किसी अन्य पे लागू करने की, इसलिए वो सिर्फ हिंदू समाज पे लागू था, इसलिए उसका नाम हिंदू कोड बिल रखा गया। दूसरा, इन्हें इस बात की समस्या है तलाक के प्रकार को लेकर। अरे भाई, आपके यहां तलाक का विधान तो है, हिंदू धर्म में तलाक का कोई विधान ही नहीं है। हमारे यहां शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, शादी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। हमारे यहां दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, दो परिवारों का ही संबंध नहीं है, ये दो आत्माओं का संबंध है। इसलिए हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया। इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म में दिखाइए जहां पर तलाक वर्ड या संबंध विच्छेद का विधान हो। परंतु आज युग बदला, व्यवस्था बदली, हमें लगा कि यह होना चाहिए। अरे साहब, तो चेंज तो हमने अपने अंदर किया है, जो आप हम पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट तो यह है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कॉन्सेप्ट था तलाक, जिसे हमने एक्सेप्ट किया है मॉडर्निटी के नाम के ऊपर, और उल्टा ये कह रहे हैं कि साहब इनको प्रॉब्लम हो रही है इन पे। लेकिन एक्सेप्ट नागालैंड में कैसे होगा? 371 है वहां पर, अगर वहां पर आप इस कानून को लागू करेंगे तो आपको बहुत कुछ चेंज करने पड़ेंगे और उनके विशेषाधिकार को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, यहां किसी के विशेषाधिकार समाप्त होने की बात नहीं हो रही है। जो कोई बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन में है उसके अनुसार उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अब ये बताइए, नागालैंड को, तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कोहिमा के लिए फ्लाइट घाटे में चले या फायदे में चले, सरकार चलाती है ना। अब आप कहेंगे जी दिल्ली मुंबई फ्लाइट से कंपैरिजन करिए दिल्ली कोहिमा की फ्लाइट का, उस ढंग का इलॉजिकल ये लोग प्रयास करने का प्रयास करते हैं, बस सिंपल सी बात है। प्रमोद कृष्ण जी, सिर्फ प्रयास हो रहा है, बाकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस मामले को डाउन किया जाए। और दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि वाकई इस डिबेट को, इस पूरी चर्चा विमर्श को सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? देखिए, मुझे फैज साहब ने भी जो कहा वो भी बड़ी अच्छी बातें लगीं, और जो रहमानी साहब कह रहे हैं वो बेचारे बार बार कोशिश ये कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात आज उनकी ये लगी कि उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि मुझे आप यहाँ एक मुसलमान के नाते क्यों देख रहे हैं, एक हिंदुस्तानी के नाते क्यों नहीं देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इसको वेलकम करना चाहिए और मैं आपको स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल कतई भी ये नहीं कहा कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई आप एक ड्राफ्ट तो दीजिएगा और ड्राफ्ट दे करके बताइए, उसमें कुछ अगर ऐसी बातें होंगी जिनमें ऐतराज़ दाखिल किया जा सकता तो हम करेंगे, अगर ऐसी बातें नहीं होंगी तो हम नहीं करेंगे। तो ये तो उनका हक है। तीसरा पॉइंट ये, मैं सुधांशु जी की बात को भी बड़े गौर से सुन रहा था और रहमानी साहब को भी गौर से सुन रहा था। रहमानी साहब बड़ी शराफत में बात कर रहे हैं और सुधांशु जी बड़ी शरारत में बात कर रहे हैं। वो उन्हें फंसाना चाहते हैं। और वो अभी कह रहे थे सुधांशु जी कि साहब 800 साल जिल्लो इलाही और बड़े जल्लो जलाल से हमने भाई मुझे एक बात बताओ, आप हिंदुस्तान के मुसलमान में औरंगजेब क्यों देखते हैं? आपको मुगल क्यों दिखाई देता है? आपको ये खिलजी क्यों दिखाई देता है? आपको तैमूर लंगर नादिर शाह क्यों दिखाई देता? हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको बीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं दिखाई देता? हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मौलाना आजाद क्यों नहीं दिखाई देता? हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको एपीजे कलाम क्यों नहीं दिखाई देता? हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको उस्मान क्यों नहीं दिखाई देता? हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको खिलजी, औरंगजेब, तैमूर लंग, बाबरी क्यों दिखाई देता? हिंदुस्तान के मुसलमान को जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है वो इस मिट्टी में मरेगा। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश मत करो और इन्हें बदनाम करके, इन्हें बर्बाद करके, इनसे हिंदुओं को अलग करके, हिंदुओं पर अपनी चतुराई और चालाकी से उनको गुमराह करके आप ये 80-20 का मैच मत खेलिएगा। हो सकता है कि इस 80-20 के मैच से
हो सकता है सारा हिंदू पोलराइज होकर के हो सकता है आपको तीसरी बार सत्ता दे दे, लेकिन सत्ता छोटी है, देश बड़ा है। अगर देश रहेगा तभी सत्ता के मायने हैं। अब मैं इनका जवाब दे दूं। आपको शुभकामनाएं भी दे दी उनके नाम पर लेकिन सुधांशु जी आपने बिटवीन द लाइन पकड़ी, आपको शुभकामनाएं दे दी तीसरे चुनाव जीतने की इन्होंने। नहीं, वो तो तीसरा चुनाव तो हम लोग जनता के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से निश्चित रूप से जीतेंगे, मगर शरारत क्या है अभी बताता हूं। इन्होंने कहा क्यों भारत के मुसलमानों को, अब सुनिए, क्यों भारत के मुसलमानों को इनसे जोड़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये आजादी के बाद लुटियंस जोन में बाबर, तुगलक, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं के नाम की सड़कें किसने रखी और क्यों रखी? क्यों भारत के मुसलमानों को उनसे जोड़ा? और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई, हमने औरंगजेब के नाम की रोड चेंज की, तो इनकी पार्टी के विधायक ने आके छाती ठोकी थी कि नहीं, रहमतुल्लाह अल सलेह के नाम की वहां पर सड़क रहनी चाहिए, डॉक्टर कलाम के नाम की नहीं रहनी चाहिए। तो समस्या आपके साथ है। आपने 20 करोड़ मुसलमान में से एक आदमी ने विरोध कर दिया तो सारे 20 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान के खिलाफ मान लेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने ज़हीन इंसान है आप। इतिहास की सारी किताबों में, इतिहास की सारी किताबों में, अरे इतिहास की सारी किताबों में यह भी लिखा बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। और भारत कब से है? क्या भारत को बीजेपी ने बना दिया क्या? अच्छा, मैं भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। मैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। शरारत ये है, अरे आप तो देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? पूरे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे भाई, ये बताइए धर्माचार्य जी कि डॉक्टर कलाम को जब हमने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, समर्थन किया था कि विरोध? बोलो। विरोध किए थे। और मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में कोई सेकुलर गया? बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में, याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में, और तो और सुनिए 2007 में। और मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम मेमोरियल में जाकर देखिए, मैं तो नहीं कहता, बोलिए डॉक्टर कलाम मेमोरियल सुन लेते हैं, एक बार सुन लीजिए फिर जवाब बताइए डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में बताइए कौन गया था? और मैं पूछना चाहता हूं, ये डिबेट यही तरीका भाई बहस करने का, हिंदुत्व की डिबेट करना चाहते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, रहमानी साहब आ रहा हूं आपके पास। एक बार जवाब ले लूं, वही एचएमवी का पुराना, एक बार जवाब ले लेते फिर आता हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं। पुराना रिकॉर्ड, कुछ नहीं, ये बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, जाकिर नायक, याकूब मेनन, ये बहुत सही रिकॉर्ड है। मैं आ रहा हूं, देखिए रहमानी साहब आ रहा हूं मैं आपको, मैं आ रहा हूं आपके पता है कि हकीकत जो है अलग है। कोई भी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। बगैर हिंदू मुसलमान के एक जुमला बोल अरे इन्होंने किया, उसका जवाब दे रहा हूं ना। आप सुनिए, क्या तरीका है बहस करने का? आपको विलिंगटन पे नहीं, रहमानी साहब सुन तो लीजिए। लॉर्ड कर्जन पे रहमानी साहब इसलिए क्या आप उनके साथ खड़े हुए थे? इसलिए क्या आप उनके साथ खड़े थे 150 साल? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। उन्हें आप आकर मैं आऊंगा आपके पास, उन्हें आपके अंदर जुर्रत नहीं है क्या? मैं आपका जवाब लेने आऊंगा रहमानी साहब, क्योंकि आप कहलाई थे, मैं आपका जवाब लेने साथ खड़े हुए थे। अच्छा, मैं आपका जवाब लेने, जिस वक्त स्वतंत्रता सेनानी एक बार देश के लिए एक बात सुन लीजिए। आपके अभी प्रमोद जी का जवाब दे दूं, आपका भी नहीं आपको। मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी को छोड़ के कोई बहस करना चाहते हैं? अच्छा रहमानी साहब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अब मैं बताता हूं, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। नवल जी आपके पास भी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपके पास। अब सुनिए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। कोई गया सेकुलरिज्म का सूरमा? मोदी जी ने उन्हें दिल्ली में बुलाकर उनकी पत्नी के साथ पूरे परिवार को सम्मान दिया। ये सम्मान दिया। और मैं बताना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे पहली सेनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पर कोई गया हो तो बताइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में अटल जी के जमाने में मिला। 50 साल तक सेकुलरिज्म का सूरमा में नहीं दिया। ये आप हकीकत की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, वहां आतंकवाद के आरोपियों घर पे जाते हो, पूछिए कोई गया ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? ये आके बात करते हैं, चूंकि इनको अशफाकुल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान, अबुल कलाम, अब्दुल हमीद अच्छे नहीं लगते। इनको कौन अच्छा लगता है? चलिए अब मैं थोड़ा सा दोबारा से कुछ चीजों पे आता हूँ। सुधांशु जी आप मेरे साथ आएंगे, नवल जी आप मेरे साथ आइए जरा। तरीका ठीक नहीं, मैं आपको पूरी आपत्ति दर्ज करता हूं। अगर रायता फैलाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है तो ठीक नहीं है। मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता और कंटिन्यूअस बोल रहे थे, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। मैंने किसी के भी नहीं
लोग सीनियर आदमी, डिबेट की मर्यादा आप ध्यान लोग रखनी चाहिए। ये लगातार ना- बोल रहे हैं। भाजपा इसी चीज का इस्तेमाल करती है। नहीं तो आप बताइए। नवल जी, शोषण करती है। नवल जी। क्या है? के विरोध क्या है में उसका? अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने के समर्थन में तो विरोध है। अच्छा, सुधांशु जी, केवल विभाजन और शोषण ही अच्छा, आप है। मेरे साथ आइए। सुधांशु जी, आप मेरे साथ पता आइए। चल गया है पिछले 9 साल। नहीं, देखिए, सुनिए, ऐसे चीखा चिल्लाई, पहले है मैं सुनिए, ये डर भी अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर ये दिक्कत होगी। आप इतने वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग ऐसा, सुधांशु जी आप आइए मेरे साथ, नवल जी बोले, आप कितना आप आइए मेरे साथ में, आप दोनों आइए, मैं कुछ बाइट्स आपको सुनाना चाहता हूँ, कुछ रिएक्शंस, और उस पर आप दोनों से बात करना चाहूंगा। होगी तो बाइट सुनेंगे, वरना आप उनको सुनवाइए। आइए ना, ऐसा आपका नहीं होता भाई, मुझे आप- बेवजह चिल्लाना पड़ रहा है, लगातार बोल रहे हैं। नहीं चिल्लाना पड़ रहा अरे है। भाई, डिबेट की मर्यादा होती है। आइए तो आप अपने टर्न का इंतजार करिए, मेरे बात नवल जी, फिर लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। ये देखिए, खतरे में नवल जी सुनिए, फिर लगातार बोल रहे हैं। अरे अगर खतरे में नहीं है तो 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। एक राज्य बताइए जहां पर कि कोई दूसरा अल्पसंख्यक हो गया हो, बताइए। इस देश के दर्जनों जिले बता सकता हूं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। आप दोनों की बेकार की बात है कि देश में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए और बिहार में होनी चाहिए। आप बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए आप सुनिए, जाति जनगणना किसने रोकी थी? नेहरू ने कहा था नहीं होना चाहिए था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था नहीं होना चाहिए था। अब सुनिए, लोहिया जी ने कहा था नहीं, अब बोलिए क्या दिए वो गलत था? उसके बाद बोले अरे नेहरू ने रोकी थी ना, बोल दीजिए। देखिए, उन्होंने क्या बोला है? अम्बेडकर ने क्या बोला? नवल जी, नवल जी, आप बताइए। नवल जी, आप लोग अगर ऐसे करेंगे, जो धर्म मैं लेवल डाउन करना पड़ेगा मुझे। उसको धर्म के आधार पे सुनिए ना, कोई अधिकार नहीं। मैं क्या बात करते हैं? नहीं, सुनिए, नवल जी एक मिनट, जाति व्यवस्था साहब, एक है, मिनट। ये शोषण का केंद्र। नवल जी, अगर डिबेट आपको ऐसी करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उस तरीके का एंकर नहीं हूँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जो चीखना चिल्लाना शुरू करे, जिसमें आपको लगे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप करें ना। आराम से बात करते हैं ना, आराम से बात करते हैं। अरे आप आराम से बात कीजिए ना, आराम से बात करते नहीं कर रहे हैं आप बात। कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच मैं में इतनी बोला देर हो, से बताइए। समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे, जब आपको मौका मिलेगा आप बोल दिया ना, मैंने उनको भी बोल दिया, मैंने उनको बोल दिया, लेकिन आप कम से कम आप लोग इतना तो सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, आपका सुन रहे हैं। सारे लोग लगातार देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, उसमें ऐसी चीखा चिल्लाहट अरे साहब, जब गला कटता है तो आदमी चिल्लाता है। नहीं, तो यहाँ गला काट प्रतियोगिता नहीं हो रही ना, यहाँ मुद्दे पे बात कर रहे हैं। सुनते रहे और फैलाते रहे। चलिए अब सुधांशु जी, मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ और उस पर एक बार आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ, हमारा ही कट रहा है सब। इनका कटा कटाया धरा है, वो बुला रहे हैं ना हम दोनों को। क्यों भाई, हमको क्यों नहीं बुलाया? आप बीच में है ना। आइए, आइए, कैसे मैं कुछ बाइट्स आपको सुनाना चाहूंगा और उसके बाद आप दोनों के रिएक्शंस उस पर देखना चाहूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपकने हैं, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? अरे मुद्दों की बात करिए, रोजगार की बात करिए महंगाई की, बात करिए गरीबी की, बात करिए अडानी घोटाले की, चीनी अतिक्रमण की। इधर उधर की कब तक लच्छेदार बातें प्रधानमंत्री करते रहे? आनंद मैरिज एक्ट पे जो सिखों के लिए है, उस पर यूसीसी में क्या होगा? जैन धर्म के लिए कुछ कानून बने स्पेशल, उस पर यूसीसी में क्या होगा? आदिवासियों के लिए कुछ कानून बने हैं, उस पर यूसीसी में क्या होगा? 371 के जो कानून हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के और हिमाचल के राज्यों को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, उस पर यूसीसी में क्या होगा? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देश को बेवकूफ़ बनाने के बजाय एक ड्राफ्ट रखना चाहिए पहले। यूसीसी में वो करना क्या चाहते हैं? आपने सुन लिया तीनों को। अब आप दोनों से पहली उम्मीद तो ये है कि एक दूसरे को सुनते हुए आराम से जवाब देंगे। हाँ, अपने टर्न पे बोले, जिसका जो जब सबसे आया, हमारी पहले बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा जब आपका टर्न आए तो। ओवैसी साहब ने जो बोला उस पर सबसे पहले आप तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो कह रहे हैं हिंदू प्रैक्टिस की बात, तो जिसने मुस्लिम समाज में जितों को आरक्षण मांगते हो तो हिंदू के नाम पे मानते हैं ना, वरना सोचिए जाति व्यवस्था तो इस्लाम में है ही नहीं,
तो किस आधार पे आप कहते हैं कि इस्लाम में फला फला जाति के लोग बैकवर्ड हैं, फला फला जाति को आरक्षण चाहिए? तो मैं उनको चैलेंज करके कहता हूं, आज वो कहें कि इस्लाम तो समानता का मजहब है, यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं, इसलिए हमें कोई इस आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, ये कहते हैं। देखिए, जब बिना किसी दस्तावेज के आप अगर आते हैं केवल डिक्लेरेशन के माध्यम से कि हम ये करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि जो भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है इस देश में, उनके मन में सवाल होंगे। और चूंकि आपका इतिहास विभाजन का रहा है, आपका इतिहास कम्युनलिज्म का रहा है, आपका इतिहास दंगा का रहा है, तो जाहिर है कि लोगों में ये सब तक डाउट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के नेता पढ़ लिख कर आए, सोच समझ कर बयान दें, ताकि लोगों को ये पता चले कि वो जो बोल रहे हैं वो बात वाकई तथ्यों से भरी हुई है। ऐसे ही आकर के कुछ भी बोल देंगे और हम उस पर बात नहीं, जो बात वो बोल रहे हैं वो उनकी शंका है और उसका आधार है। उसको गलत और सही आप खारिज कर सकते हैं अपने आइडिया के आधार पे, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पे, लेकिन जो बात कर रहे हैं, जो संशय है उनके मन में, ये तो अच्छी बात है। खुले तौर पे विमर्श के दुकान में वो अपनी बात रख रहे हैं, इसमें क्या डाउट है? सुप्रिया श्रीनेत जो बोली, कैसे कैसे अंदर से दिल मिले हुए हैं, आ गया जो ये तो उनकी आपके- शंका है, तो वो आपके कैसे लिए वो साथ कितना में फायदा पहुंचाते हैं अभी जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत जो बोली, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। ये भी भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक पहेली है, जिसको आप मुस्लिम समाज कहते हैं। मुस्लिम समाज में जो कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने की, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, गरीब अन्न योजना हो, स्टार्टअप हो, 70% लोग ऐसे जिनको किसी ना किसी एक योजना का लाभ मिला है। जिसे मुद्दे की बात कहते हैं कि दवाई, कमाई, बिजली, पानी, सड़क, किसी ने कभी चर्चा की? और उसके बावजूद यह कहा जाता है कि साहब इस समाज का सबसे बड़ा हित हो रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ये वो लोग हैं जो वास्तविक मुद्दों को कभी समाज का हित नहीं मानते, केवल उन काल्पनिक मुद्दों को जिससे कि वो भारत से सेपरेशन बना के रखें। यानी फिर रिपीट कर रहा हूं, जो राजीव गांधी के जमाने में आरिफ साहब ने कोट किया था कि मुस्लिमों को गटर में डाल के रखो, वही ठीक है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज मुस्लिम समाज की ये गति जानते क्या है? उनको कुछ लोगों ने समझाया कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, ये सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी, और कुछ लोगों को समझाया तुम्हारे से इन लोगों को बड़ी अदावत है हमारे लिए। और उसमें फंस के मुस्लिम समाज यहां पहुंचा कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। लेकिन देखिए, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप ये सब कुछ पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन पहले आप बता दीजिए। देखिए, मुद्दे तो महत्वपूर्ण हैं और मुद्दों ने इस देश में यह साबित किया है कि कम्युनलाइज करने वाले चाहे कितने भी प्रयास करें, या किसी मुद्दे पे, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे चाहे कितनी भी बात करें। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में, बिहार के चुनाव में लगातार मोदी जी दो ही बात कर रहे थे, एक जंगल राज और दूसरा कर जंगल राज का युवराज। फिर भी तेजस्वी यादव ने वहाँ के युवाओं में एक लोकप्रियता का उतना शिखर हासिल किया कि सबसे बड़े दल के रूप में वह सामने आए। मुद्दे तो महत्वपूर्ण हैं ही देश में, जो बांटना चाहता है धर्म के आधार पे। और लगातार आपने देखा होगा कि जो संगठन भाजपा के पीछे खड़ी है वो तो खुलेआम कहती रही है कि कम्युनिस्ट, मुस्लिम और ईसाई हमारे दुश्मन है और देश के दुश्मन है। इस ये कोई छुपी हुई सत्य थोड़े है, वो तो लिखित इतिहास में है। दूसरी बात सुन लीजिए, फिर बीच में बोलिएगा तो दूसरी जो लिखित बोला इसलिए मैंने बोला। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस देश के कैबिनेट में जो लोग हैं वो लोग खुलेआम बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो डैश। इस देश के इस कैबिनेट में ऐसे लोग हैं, बिहार से आते हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जाएगा। इस तरह का कम्युनल टेस्ट के भाषण देने वाले लोग इनके पोस्टर बॉय हैं, और यही देश के लिए सबसे खतरा का बात। चलिए, अब संजय सिंह जो बात कह रहे हैं सुधांशु जी, वो बड़ी स्पष्ट तौर पर मैंने भी आपसे वही सवाल पूछा था। खास तौर से ट्राइबल, खास तौर से ऐसी जगह जहां विशेषाधिकार दिया गया है, वो एक बड़ा गंभीर मामला। देखिए, अनुसूचित जनजाति के क्या अधिकार हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर के जमाने से ही स्थापित है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बाकायदा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन भी बना, हमारी सरकार ने ही उसको अलग संवैधानिक दर्जा दिया था। पहले सिर्फ SC ST कमीशन एक होता था, हमने ST कमीशन अलग किया। अटल जी की सरकार के समय में ही हमने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग मंत्रालय बनाया। तो उसकी क्या कंसर्न है वो मंत्रालय देखेगा, उसका संजय सिंह जी की पार्टी से क्या लेना देना? मतलब खाम है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसका मतलब है कि इन्हीं के पास अधिकार है कि हर समाज के लोगों के विषय में बोल सकते हैं। कमीशन है और मंत्रालय है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार अंबेडकर जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं और उन्होंने खुलेआम ये आपत्ति दर्ज की है, और जो कि वो भी एकदम सोशल डिस्कोर्स में है कि भाई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और यहाँ तक राम मनोहर लोहिया ने बोला कि सबसे पहले जाति व्यवस्था तोड़ी जानी चाहिए। उस पर क्या कोई काम हुआ? अगर इस तरह की बातें समाज में है, जो भेद है, जातिगत गैर बराबरी तो सच्चाई है, उसको दूर करने के लिए अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो कहते हैं
कास्टिस्ट हैं। जातीय जनगणना जो कि आंकड़ों पर बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये जातिवादी है। तो इनकी सोच तो वही है, चलिए। आधिपत्य बनी रहे। एक मिनट, जातिगत जनगणना पे एक बात बोल दूं। अच्छा सुधांशु, एक चीज बता दीजिए, ये दोहरापन नहीं, मैं अभी एक बात बोलता हूं, मैं सिर्फ एक बात। बिहार में होगा, अरे जब मैं बोलने देश जा रहा में हूं, नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, सुनिए। गणना किससे शुरू होती? 1 से, 1 से, फर्स्ट डिजिट 1 है ना। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना के अलंबरदार ये बताएं कि अपनी पार्टी में अनुसूचित जाति की जातियां छोड़िए, सवर्ण जातियां छोड़िए, पिछड़ी जातियां छोड़िए, अपनी जाति, जिस जाति का ये लोग नेतृत्व करने का दावा करते हैं, उसमें एक व्यक्ति बताइए जिसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं है। जातिवाद का चूरन और परिवारवाद की संपत्ति, ये है इनका हकीकत। अरे जवाब ले लीजिए। अरे ऐसा अन्याय मत कीजिए। हाँ, नहीं, बोलिए। इनसे पूछे कि भाजपा में कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति 1980 से लेकर अभी तक क्या ये संघ को नाराज करके वो खड़ा रह सकता है, इंक्लूडिंग अडवाणी जी? इनसे पूछ लीजिए। नहीं तो संघ का क्या कनेक्शन है? संघ परिवार ही, संघ से क्या? देखिए संघ परिवार ही आर्किटेक्ट है आपके राजनीतिक ग्रुप का। वो खुलेआम कहती है, खुलेआम उसका फायदा उठाती है। और आज के डेट आप देख लीजिए ना, आपको नहीं पता है क्या? हर मंत्रालय में पता चल जाएगा, जाइए आप वहां पे पता चल जाएगा। नहीं, तो ये मतलब ये कहां से आ गया? मैंने तो पूछा, एक व्यक्ति बताइए, अपनी जाति का एक व्यक्ति नहीं मिला सीएम बनाने को। अच्छा, उस व्यक्ति को आप लगातार उनके खिलाफ में दुष्प्रचार करके, इस पैनल में भी कुछ लोग हैं लालू यादव का दुष्प्रचार करके, क्या बिहार से दुष्प्रचार नहीं है, यथार्थ बोल देता हूं, बिहार से वो हटा पाए क्या? आप बताइए ना उसमें। अब जवाब ले लें। अरे भैया कैसे नहीं हटे? ये कहते थे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, और उसके बावजूद पिछड़ों का उभार हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ। अब देखिए, आप सुनते नहीं, नवल जी, आप सुनते नहीं है। फिर सर यही आप फिर ये कह देते हैं कि देखिए मेरी बात नहीं की जा रही। सुनिए, आपने बोल दिया तो जवाब तो ले लिया कीजिए। अरे जवाब हम इनसे पूछे कि जातिगत जवाब तो ले लीजिए। इन्होंने जवाब दिया। राहुल जी, ऑनेस्टली आप बताइए। अब मैं आपसे जवाब दिया कि बिहार में जातीय जनगणना में आपने जो, सुधांशु जी, अब मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाह रहा था, पर आपने जो जवाब दिया वो भी बड़ा अजीब सा था। आप संघ को बीच में ले आए। वो कह रहे थे परिवारवाद को लेकर के, संघ के परिवार के लोग थोड़ी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भाजपा से उसका राजनीतिक रिश्ता है। संघ के लोग अपने परिवार के लोगों को नहीं बना रहे। आप इतना भी नहीं जानते। नहीं नवल जी, भाजपा और संघ का क्या संबंध है? मुझे देश का एक बच्चा जानता है ना, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, हास्यास्पद सच क्यों है? ये आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, नहीं सुधांशु जी, ये आप अगर मेरे ज्ञान पे सवाल उठाएंगे नवल जी, तो मैं आपको बता देता हूं। नहीं, आप अगर संघ और बीजेपी में क्या संबंध है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन जो सवाल आपसे किया गया था उसमें साफ तौर पर था आपके परिवार यानी आपकी जो पार्टी है उसमें परिवारवाद है। क्या संघ और बीजेपी में किसी अकाली दल जो इनके साथ था, वो अकाली दल में आप चले गए। अब आप दूसरी तरफ परिवारवाद के खिलाफ। चलिए, मैं अब एक दूसरी बड़ी खबर आ गई है, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है इस समय मैं बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि यूसीसी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर केंद्र को सैद्धांतिक रूप से समर्थन दे दिया है। यह तब हुआ जब अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी नेताओं से खफा हैं और इसका इजहार वो 23 जून को पटना में हुई 15 विपक्षी दलों की बैठक में कर चुके हैं। यूसीसी पर आपके महासचिव संदीप पाठक का यह बयान पहले आपको सुनवा देते हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और कहा कि अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने का समय है और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई मर्तबा कह चुका है। एक ही परिवार में 2 सदस्यों के लिए 2 कानून क्यों? इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा सभी संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों से, सभी गैर राजनीतिक दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ बैठकर इस पे एक कंसेंसस बिल्ड करके इसको ही आगे जाना चाहिए। कुछ लोगों ने अभी विरोध भी करना शुरू कर दिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो आपको लगता है कि विरोध की जगह एक सामूहिक सहमति पहले बने, चर्चा हो, उसके बाद चीज़ें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सामूहिक सहमति बनने के लिए बातचीत शुरू करना होगा। तो जो भी विरोध कर रहे हैं उनके सबके साथ बैठना चाहिए। इतना समय, अगर इसमें थोड़ा और समय लग जाए पर अगर सहमति सभी में बन जाए तो वो देश के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। योगेश को ही बोला बस। आचार्य प्रमोद जी, आपने रिएक्शन देख लिया। आम आदमी पार्टी जो पहले कह रही थी और अब उन्होंने यूसीसी का समर्थन कर दिया है। विपक्ष एक साथ है
नहीं है, एक तो ये कन्फ्यूज़न है, कौन किस पक्ष में, विपक्ष में, ये कन्फ्यूज़न है। और देखिए 1 घंटे से हम लोग बहुत गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं, कभी गर्म कभी नरम, झगड़ा भी हुआ। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अब आरजेडी की भाषा में ये झगड़ा नहीं है तो फिर झगड़ा क्या, लटपाटी? बातचीत है। अच्छा, होनी चलिए। चाहिए सर, मन से बातचीत होनी चाहिए। नहीं, वो राजद एक तरफा के मन की बात नहीं होनी नहीं चाहिए। है वो। चलिए तरफा नहीं होना। चलिए सुधांशु जी, अब मैं 2-3 पॉइंट रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इस देश का जो संविधान है उसकी आत्मा ये है कि इस देश में रहने वाले लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए और ख़ास तौर से लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान की आत्मा है। लेकिन विडंबना है भारत की कि सब कुछ जाति धर्म के आधार पर ही विभाजित हो रहा है। ये भाग्य की विडंबना कहो, इस देश के भाग्य की विडंबना। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ। लेकिन अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से और बीजेपी के लोगों से और दूसरे विपक्षी दलों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये देश बड़ा है, सियासत छोटी है। 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं सुधांशु जी कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इस तरह का देश बनना चाहिए। इस तरह का देश रिएक्शन जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया, मैं कहूँगा कि अगर उनके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है जो सत्य है वो देर सबेर स्वीकार होना ही पड़ता है। अभी आज देखिए रहमानी जी भी खुल के नहीं बोल पाए कि अगेंस्ट में हैं, घुमा फिरा के बोलते रहे। कारण जानते क्या है? एक दौर था इस देश में मोदी जी 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार पा पाए। एक पिछली वाली स्पष्ट बहुमत की सरकार थी, उसमें सब लोग बड़ा ही कॉलर ऊंचा करके गर्व से कहते थे हैसियत नहीं है सरकार में, कोई चेंज कर दे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चेंज करो। आज ये बदले हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, ये एक अच्छी बात है। रहमानी साहब लास्ट कमेंट आपका। देखिए, मैं सीधे सीधे कहना ये चाहता हूँ कि यूसीसी को जो देश के मुद्दे हैं, नेशनल इश्यूज हैं, उन पर कोई राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और सत्ता अर्जित करने के लिए तो राजनीति, बिल्कुल राजनीति नहीं पाप है, मैं उसे पाप समझता हूँ। आज जो कुछ हो रहा है, मुझे आज पूरी डिबेट पे सारे देश ने देख लिया। चलिए, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए जब लोगों के अधिकारों की बात हो, के लिए नहीं हो रही है, इससे लोगों को फायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।